मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है ये 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए कंबाइंड है। तो उसमें आज हम पढ़ाएंगे पंचुएशन क्या होता है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है पंचुएशन। ठीक है, पंचुएशन क्या होता है सबसे पहले तो देखेंगे पंचुएशन होता क्या है। पंचुएशन इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग एनी लैंग्वेज इन करेक्ट ऑर्डर। पंचुएशन किसी भी भाषा को लिखने का, ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने की जो सही प्रक्रिया होती है वो हमको पंचुएशन बताता है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें कई प्रकार के, जैसे कैपिटल लेटर की बात अगर देखें तो कैपिटल लेटर आता है, इसके बाद कॉमा आता है, फिर सेमी कॉलन आता है, कॉलन आता है, इंटरोगेशन मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, और इन्वर्टेड कॉमा आता है, और हाइफन आता है। तो इसी प्रकार से जितने सारे सिंबल्स होते हैं उन्हीं के अंतर्गत हम पंचुएशन का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमा का प्रयोग। इसका जो पहला नियम है वो ये है कि एक से अधिक वर्ड्स और स्पीच को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई भी सेंटेंस ले लें, यहाँ पे लिखते हैं ही राम श्याम एंड अनिल वेंट टू अलीगढ़। लिखा है राम श्याम एंड अनिल वेंट टू अलीगढ़। तो आपने देखा इसमें राम और श्याम, क्योंकि ये दो अलग अलग नाम है और इनके बीच में कोई भी किसी भी सिंबल का प्रयोग नहीं किया गया है। और जब सिंबल का प्रयोग अगर करते नहीं तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमको थोड़ा स्टॉपेज मिलता है। राम इसके बाद श्याम कहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। इसीलिए हमने कहा था किसी भी एक ई पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्दों को अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई इस पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसमें एक से अधिक फिनिट वर्ड्स हैं तो उसमें भी हम क्या करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं ही लिसन्ड, राइट, सेंट एंड फ्रंट ग्लैड। ये लिखा है बेटा ही लिसन्ड, उसने बात सुनी, इसके बाद ट्राइड प्रयास किया, फिर लिखा है सेंट गीत गाया या गाया, एंड फेल्ट ग्लैड और खुशी महसूस की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपने देखा ये लिसन लिखा है, ये ट्राइड लिखा है, ये सेंट लिखा है, यानी कि इसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है चूँकि ये हमारी वर्ड्स हैं। और तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमा का प्रयोग करेंगे। लिसन के बाद कॉमा लगाएंगे और ट्राइड के बाद कॉमा लगाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि हम कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को मतलब को अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरे में हम क्या करेंगे, दूसरे में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखें इट गेटिंग डार्क, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, बी स्टॉप्ड, वी स्टॉप्ड आवर जर्नी। लिखा है कहता है गेटिंग डार्क, यानी कि अंधेरा होने पर हमने अपनी यात्रा रद्द कर दी या हमने अपनी यात्रा बंद कर दी। तो इसमें जो इट गेटिंग डार्क लिखा है तो ये क्या है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो हम क्या करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं गॉड विलिंग वी कम टू we come to meet again।
इसमें आपने देखा कि अगर आप इसका सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब गॉड विलिंग यानी कि ईश्वर की इच्छा से ठीक है, हम लोग पुनः मिलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें गॉड विलिंग, इसके बाद में कमा का प्रयोग करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन है, यानी कि स्वतंत्र रूप से जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो उनके बाद पंचुएशन में कामा लगाते हैं। इसके बाद आता है नॉमिनेटिव एड्रेस में हम क्या करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव एड्रेस अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित किया जाता है तो इसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव एड्रेस है। अगर आप इसमें पंचुएशन का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखे राजू, इसके बाद जहाँ पर लिखते कम हियर, तो ये वाला सेंटेंस है, लिखा कहता है राजू कम हियर, राजू है। और चूंकि अगर ये कंप्लीट सेंटेंस होता तो यहाँ पे कम से लिखा होता, न कि कम लिखा होता। और तो हम क्या करेंगे, इसमें हम राजू के बाद कामा लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे राजू को एड्रेस किया है और एड्रेस करने के बाद में ये कम हियर लिखा है, राजू यहाँ आइए। तो ये हमने बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में हम कामा का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, इसी प्रकार का एक सेंटेंस, सीता डू योर लेसन्स प्रिपेयर, लिखा सीता डू योर लेसन्स प्रिपेयर, सीता अपने पाठ तैयार करो। तो इसमें आप देखेंगे या तो सीता के बाद डज लिखा होता तब सही होता ये सेंटेंस, और डज न होने पर हम क्या करेंगे, इसको हम नॉमिनेटिव एड्रेस के रूप में यहाँ पर कामा लगा देंगे। तो सीता कहता अपना पाठ, ठीक है, अपने पाठ तैयार करो। इसके बाद में आता है केस एंड पोजीशन के बाद हम कामा का प्रयोग करते हैं। केस एंड पोजीशन का अर्थ होता है, केस एंड पोजीशन का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में या कोई एक सेंटेंस हो या एक से अधिक सेंटेंस हो तो उसमें क्या करें, इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु को कोई दो ऐसे वर्ड्स होंगे जो पॉइंटेड करेंगे, उनको संकेत देंगे या इंडिकेट करेंगे। तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं, कहते हैं कि ये केस एंड पोजीशन है। जिसे हम यहाँ पर लिखें इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू became the first lady prime minister ऑफ इंडिया। कहता है पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो इसमें आप देखेंगे, चाहे आप कहती थी इंदिरा गांधी बिकेम द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, या आप ये भी कह सकते हैं द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री भारत की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। तो इसमें दोनों शब्द, एक ये इंदिरा गांधी और ये द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक ही चीज को शो करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर कामा लगाएंगे इंदिरा गांधी। और इसके बाद क्या करेंगे, पहला वर्ड इसमें दूसरे वर्ड का, यानी कि पहला शब्द दूसरे शब्द का केस एंड पोजीशन होता है, और फिर ये यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हम कहेंगे कि पहला वाला शब्द यानी कि इंदिरा गांधी दूसरे शब्द का केस एंड पोजीशन है। इसी प्रकार से अगर हम लिखें कबीर, द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, died in Vietnam,
काशी। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे इसमें ये लिखा है, कहता है कबीर द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, यानी कि महान समाज सुधारक कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये अभी अब लिखना है। तो इसमें आप ये देखते हैं केस एंड पोजीशन का प्रयोग हम इन कंडीशंस में करते हैं जब कोई दो शब्द यानी कि दो वर्ड्स एक ही व्यक्ति को एड्रेस करें। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पहले वाला हमारा होता है वो दूसरे का केस एंड पोजीशन हो जाता है। मगर तो लिखा है, कहता कबीर द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर डाइड इन मगहर, ठीक, कहता है महान समाज सुधारक कबीर मगहर में मरे थे या मगहर में मृत्यु हुई थी। तो आप देखेंगे अगर ये भी लिख देते हैं द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर डाइड इन मगहर, कहता महान समाज सुधारक मगहर में मरा था, तो हम कबीर को ही समझेंगे। अगर हम लिखते कबीर डाइड इन मगहर, कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी, तो बातें कहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ की कबीर और इसके बाद डाइड के पहले यहाँ पर कहाँ लगाएंगे, तो हम ये देखते हैं कि केस एंड पोजीशन का प्रयोग इसमें हुआ है। दूसरी बात, इसके बाद में आप देखते हैं जो आपका आप डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं। डायरेक्ट स्पीच लिखने पर क्या होता है, कामा का प्रयोग जो हमारी रिपोर्टिंग क्लास होती है उसके बाद कामा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ही सेड, कामा पर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से रिपोर्टिंग पर समाप्त होता है, इसके लिए हम कामा का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद में हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे। ही सेड द जर्नी is long and the way is exhausted। तो आप देखते हैं यहाँ से हमारा ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा जब डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो आपको इन्वर्टेड कॉमा जो हमारी रिपोर्टेड क्लास होती है, तो रिपोर्टेड क्लास या रिपोर्टेड स्पीच बातें कही है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, जबकि रिपोर्टिंग वर्क समाप्त करने के लिए हम केवल कॉमा का प्रयोग कर देते हैं। तो आपका कॉमा ये लगा है। इसी प्रकार से कोई भी आप अगर दूसरा सेंटेंस ले लें, जिसे यहाँ पे लिखें द टीचर सेड, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, the classes will suspend for 3 more months। तो ये आप देखेंगे लिखा टीचर सेड, यहाँ पर ये कमा लगा है, यानी कि यहाँ पे इसने रिपोर्टिंग वर्क को यहाँ से क्लोज किया है। तो रिपोर्टिंग वर्क को समाप्त करने के लिए इसमें कमा का प्रयोग करते हैं। लिखा है टीचर सेड द क्लासेस विल सस्पेंड, ठीक है, फॉर 3 more months, ठीक है, अध्यापक ने कहा कि कक्षाएं 3 महीने से ज़्यादा तक के लिए बंद रहेंगी। इसके बाद आता है इसके बाद आप देखेंगे आपका जो एडवर्ब क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं रैन द सन रोज और द फॉग डिस्पर्स्ड। लिखा है जब सूर्य निकला तो कोहरा छट गया। तो यहाँ पर देखते हैं वैन द सन रोज, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, और एडवर्ब क्लॉज से प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ
वर्क। कहता हमने भी इसने अपना काम आरंभ कर दिया। तो इसमें आप देखते हैं ये हमारा आगे से ये एडवर्ब क्लास शुरू हो गया। तो एडवर्ब क्लास को हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्लास से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसी से संबंधित है हम एडवर्ब वो एडजेक्टिव क्लास को प्रिंसिपल क्लास से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं। तो आपका जो एडजेक्टिव क्लास जैसे यहाँ पे लिखते हैं द मैन whom you know very well, ठीक लिखा है क्या था, द मैन whom, द मैन whom you know very well, उसके बाद लिखा है is the teacher named ATHARHUSAIN। अब यहाँ पर देखते हैं, कहता था मैं whom you know very well, कहता जिस व्यक्ति को आप भली बात जानते हैं, ठीक कहता वह आपके अक्षर से नाम के अध्यापक या शिक्षक है। तो ये whom लिखा है, यहाँ से आपका एडजेक्टिव क्लास शुरू हो गया। और हमने बताया था एडजेक्टिव क्लास को क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्लास से अलग करने के लिए, यानी यहाँ पर बंद हो जाता है एडजेक्टिव क्लास, तो यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं। तो इतना पोर्शन आपका ये एडजेक्टिव क्लास हुआ, उसको हम प्रिंसिपल क्लास से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस कहते हैं द मनी which you deposited in the bank has been drawn away। कहता वो धन जो आपने बैंक में जमा किया था, ठीक कहता है बीन ड्रॉन नहीं से निकाल दिया गया है। तो उसमें आप देखेंगे बेसिक ये एडजेक्टिव क्लास शुरू होता है और कहाँ तक होता है, यहाँ तक समाप्त हो जाता है। तो यहीं पर एडजेक्टिव क्लास को हमको क्या करेंगे, इसे अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम